अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आईएमएफ ने अगले माली साल के बजट पर एतराज़ उठा दिया है और वजीर खजाना इसाक डार ने आईएमएफ के एतराज़ पर एतराज़ उठा दिया है। मगर इस सब ने आईएमएफ का नवा रिव्यू मजीद मुश्किल बना दिया है, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम 15 दिन बाद यानी 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। आईएमएफ की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि पाकिस्तान ने अगले माली साल के बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया है। इसके अलावा $1 लाख की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी फंड प्रोग्राम के खिलाफ करार देते हुए उसे एक नुकसानदेह रिवायत करार दिया है। बजट की तरजीहात पर सवाल उठाते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम को भी नाकाफी करार दिया है, मगर साथ ही पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत के साथ उसे बेहतर करने की उम्मीद का भी इजहार किया है। और आज वजीर खजाना इसाक डार ने इस पर नाराज़गी का भी इजहार कर दिया है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते। पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी अनासिर चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर आईएमएफ उनसे मुज़ाकरात करे। हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ चाहता है कि हम किसी शोबे में बिल्कुल इस्तिस्ना ना दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दे सकें। हमें पता है कि कहां से कितना टैक्स इकट्ठा करना है। रवां साल 7200 अरब रुपए से टैक्स हदफ बढ़ाकर अगले साल के लिए 9200 अरब रुपए कर दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि रियायत नहीं देनी। चीन समझ गया है कि मसला क्या है। चीन समझ गया है कि पाकिस्तान के साथ आईएमएफ सियासत कर रहा है। आईएमएफ प्रोग्राम हो या ना हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईएमएफ के साथ नवा जायजा इसी माह मुकम्मल होगा। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत खत्म नहीं हुई है। आईएमएफ नवा जायजा प्रोग्राम सितंबर में मुकम्मल होना था। आईएमएफ मिशन 3 माह तक पाकिस्तान ही नहीं आया। मेरी कोशिश थी कि नवा जायजा प्रोग्राम बहाल हो जाए। जाहिर है कि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात 9 फरवरी तक जारी रहे। रिवायात के मुताबिक मुज़ाकरात के अख्तिताम पर मुश्तरका बयान जारी किया जाता था। फरवरी से अब तक प्रोग्राम में ताख़ीर करने की कोई वजह ही नहीं बनती। आइंदा बजट आईएमएफ से मुशावरत से नहीं बनाया। आईएमएफ को कहा है कि नवा जायजा मुकम्मल करे और 10वें जायजे पर मुज़ाकरात शुरू करे। मुज़ाकरात के बाद आईएमएफ से बजट पर बात होगी। हम आज भी आईएमएफ से बातचीत के लिए तैयार हैं। 30 साल तक इस तरह की डील नहीं देखी। आईएमएफ को छोटी छोटी टैक्स छूट चुभ रही हैं। आईएमएफ कह रहा है कि डॉलर मार्केट रेट पर आए। डॉलर पहले ही मार्केट रेट पर फरोख्त हो रहा है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप $6 अरब है। 30 जून तक जारी खातों का खसारा $4 अरब है। आईएमएफ को $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी करा दी है। सऊदी अरब $2 अरब देगा, $1 अरब यूएई देगा, $1 अरब आलमी बैंक और जेनेवा कन्वेंशन से मिलेंगे। आईएमएफ अभी भी $6 अरब पर फंसा हुआ है। $2 अरब का भी बंदोबस्त कर देंगे। ये वज़ीर ख़जाना का आज का बयान है। जबकि मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान के बैरूनी सेक्टर की पोजीशन बहुत नाजुक है। हुकूमत ने अगले बजट में बैरूनी ज़राए से $21 अरब के कर्ज़ों का इंतजाम करने का कहा है, जिसमें $1.5 अरब यूरो बॉन्ड्स, $4.6 अरब कमर्शियल बैंक्स, $2.4 अरब आईएमएफ और $2.7 अरब बैनुल अक़वामी इदारों से कर्ज लेने की मद में रखे हैं। जबकि बाकी रकम के लिए हुकूमत को तवक्को है कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को कर्ज देंगे। मगर मुस्तक़बिल करीब में ये मुश्किल नज़र आता है कि पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स का इजरा करके या फिर कमर्शियल बैंक से कोई कर्ज ले पाएगा। रवा माली साल में भी पाकिस्तान यूरो बॉन्ड से कोई कर्ज हासिल नहीं कर सका, जबकि कमर्शियल बैंक से भी 521 अरब रुपए का कर्ज लिया, हालांकि टारगेट 1400 अरब रुपए का रखा था। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को अगले माली साल में $25 अरब की अदायगियां करना होंगी, मगर 2 जून को उसके ज़र मुबादला के ज़खायर $3.9 अरब की सतह पर गिर गए थे। इसलिए अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग के इंतजाम के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। आईएमएफ से $2.4 अरब मिलना भी यकीनी नहीं है और पाकिस्तान नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा, यह भी अगले इलेक्शन के बाद ही वाज़ेह होगा, जो अक्टूबर 2023 में होंगे। और फिर आईएमएफ से नए मुज़ाकरात में भी वक्त लगेगा। और जब तक पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नए प्रोग्राम पर इत्तफाक होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग का इंतजाम करने में रुकावटें रहेंगी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खजाना ने तो मीडिया पर कहा कि हुकूमत दोस्त ममालिक के साथ कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग पर गौर कर रही है, मगर फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने कह दिया कि ऐसा कोई प्लान ज़ेरे गौर नहीं है। क्या जियो पॉलिटिक्स हो रही है? अगर अब हो रही है तो क्या पिछले साल अगस्त सितंबर में नहीं हो रही थी? क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला यहाँ रुका हुआ है? साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमने सब किया जो आईएमएफ ने किया, कहा हमने किया। वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं, मगर साथ में कह रहे हैं कि हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स हो रही है और चाइना सब समझ गया है। अगर अब हो रही है तो 6-8 माह पहले भी हो रही होगी। क्या हो रहा था? देखिए, ये बात तो एकदम दुरुस्त है कि जियो पॉलिटिक्स होती है,
लेकिन जियो पॉलिटिक्स सितंबर में तो इन्वेंट नहीं हुई है। जियो पॉलिटिक्स तो हमेशा से होती थी, पिछले अदवार में भी होती रही है, 75 साल से होती है। अगर अमेरिका और चाइना के अंदर कोई तजाद है तो वो सितंबर में तो शुरू नहीं हुई है। आप इस तरह देख लें कि मिसाल के तौर पर स्विंग बॉलिंग होती है, तो बैट्समैन अच्छा बैट्समैन होता है, वो स्विंग बॉलिंग को खेलता है। ये तो नहीं कहता कि स्विंग बॉलिंग हो रही है इसलिए मैं आउट होके आ गया। आपने जब ज़हीर अब्बास को रिटायर किया और उसके बाद मंसूर अख्तर आए तो मंसूर अख्तर आउट हो जाते थे, लेकिन ज़हीर अब्बास रन कर लेते थे उसी इस तरह। तो ये कहना कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है ये काफ़ी नहीं है। आपने जियो पॉलिटिक्स के होते हुए प्रोग्राम करना है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो तज़ब्ज़ुब की शिकार लग रही है वजारत ख़जाना। देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि IMF आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस महीने ही प्रोग्राम का नवा जायज़ा मुकम्मल करेंगे। तो एक्चुअली पहले हुकूमत पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए, वजारत ख़जाना को, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आगे बढ़े, और नहीं करना चाह रहे तो फिर ये रोज़ के जो तज़ादी बयानात आते हैं, गवर्नर साहब कुछ और कह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ और कर रही हैं, वज़ीर ख़जाना भी अपने बयान के अंदर ही दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। बड़े तरीक़े से आपने अपने आप को ज़हीर अब्बास से और डार साहब को मंसूर अख्तर से तशबीह दी है। मगर अब मसला ये है कि अगर जियो पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं पहले भी होती थी, प्रिसाइजली मसला क्या है? ज़रा वो चीन की तरफ इशारा करें कि चीन सारी बात समझ गया है। चीन से क्या मसला है? IMF को क्या मसला है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल ये ज़हीर अब्बास से अपने आप को तशबीह नहीं दे रहा था, ना मैं मंसूर अख्तर से डार साहब कर रहा था। मैं कह रहा था कि आपने ये काम तो करना ही है ना। तो एक मतलब ये कि मतलब एक ही पोजीशन पर दो लोग अलग अलग खेल रहे हैं, तो मुझे लगा आप यही तशबीह दे रहे हैं। बट चले ठीक है, अब मतलब ये तो नहीं कह सकते आपके बॉल स्विंग हो रही है, भाई आपका काम ये है, बैटिंग क्यों कर रहे हो फिर आप, मतलब जो बॉल है सो है, आप बैटिंग करें। आप फिर तशबीह दे रहे हैं अपने आप को, मगर ठीक है, मतलब नहीं तशबीह दे रहा हूं मैं। चलो मगर क्या चाइना से क्या प्रॉब्लम? देखिए, चीन ने हमें काफ़ी पैसे दे रखे हैं। मगरबी ममालिक का ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त 6 बिलियन की उनके हिसाब से ज़रूरत है वो चीन और अरब कंट्रीज़ दें, क्योंकि पाकिस्तान उनके ख्याल से, जो कि ख्याल में एग्री नहीं करता हूँ, उनके ख्याल से पाकिस्तान इसलिए फंसा है कि 2-3 साल से जब तेल दुनिया भर में महंगा हुआ है तो उससे अरबियों को फ़ायदा हुआ है, और जो CPEC के हमने लोन्स वापस करें उससे चीन को फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान उसकी वजह से फंसा है। तो वो हमको जिसको कहते हैं कि हमको इस गड़े से निकालें, तो वो ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF जब पैसे देना शुरू करेंगे जब आप चीन और अरबी ममालिक से 6 बिलियन लेकर आएँ, जिसमें से 3 बिलियन तो आ गए आपके पास। 1 बिलियन जो है उसमें वर्ल्ड बैंक की भी फंडिंग भी शामिल है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की भी शामिल है, और वो जो पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस बनी है फ्लड की वो भी शामिल है, तो वो भी हो गए। अब 2 बिलियन आपको लेने हैं। अब 2 बिलियन जो है वो आपको कहीं ना कहीं से जमा करने हैं। अगर आप ये 2 बिलियन भी जमा नहीं कर सक रहे तो फिर आप कैसे चीन पे तकिया कर सकते हैं? अगर चीन इस वक्त आपको 2 बिलियन दे देगा मिसाल के तौर पे, तो चीन ने भी आपकी मदद कर दी, दुनिया भी आपकी मदद कर देगी, मगरबी ममालिक भी आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जो चीन 2 बिलियन नहीं दे रहा उसके ऊपर आप तकिया कर रहे हैं, और चीन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम तो वाहिद मुल्क हैं जो हर पैसा री रोल कर रहे हैं। हमारा तो कमर्शियल बैंक भी रीफाइनेंस करता है। अब मिडल ईस्टर्न बैंकों ने पैसे निकाल लिए, अमेरिका और वेस्टर्न बैंकों ने पैसे निकाल लिए, चाइनीज़ बैंक ही ऐसे हैं जो बार बार री रोल करके दे रहे हैं। तो चाइना कह रहा है हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम कितने और पैसे डालेंगे इसमें। ऐसा, और मगर इस वक्त मसला ये है कि जो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे चीन के देने हैं। और जो श्रीलंका के साथ हुआ कि पहले IMF ने एक कंडीशन रखी कि जी आप जाके रिस्ट्रक्चरिंग कराएं, चीन ने किए तो फिर भारत भी माना, फिर जापान भी माना, और फिर जाके उनका IMF प्रोग्राम हुआ, और अगले 6 महीने में उन्हें बहुत सारे टारगेट्स हैं जो फौरी तौर पर श्रीलंका को मीट करने हैं। तो पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट है, मुमकिन डिफ़ॉल्ट, उसका नुकसान भी तो चीन को होना है। तो वो $2 अरब देने में मसला क्या है? अगर जियो पॉलिटिक्स है और वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि चीन को सब समझ में आ गया। देखिए, जो मेरा तजुर्बा है वो ये कि चीन भी ये चाहता है कि हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए, अमेरिका भी ये चाहता है हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए। और ये जो पैसे इन्होंने दिए हैं आपको, जो 2 बिलियन और 1 बिलियन, उस पर भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ टू बी इन गुड स्टैंडिंग विद द IMF, जो पहले भी सऊदी अरब के पैसों में। तो अगर ये IMF के पैसे नहीं होते तो सऊदी अरब के भी पैसे नहीं आएंगे 2 बिलियन, और UAE के भी पैसे 1 बिलियन नहीं आएंगे, वो लिख के दिया इन्होंने। सो ये हर मुल्क चाहता है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं। पाकिस्तान जैसे मुल्क से हमारे दोस्तों को तो नुकसान होगा, हमारे दुश्मनों को भी खुदा न खास्ता नुकसान होगा अगर हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो कोई नहीं चाहता है कि डिफ़ॉल्ट करना, लेकिन इसकी एक सीधी स्ट्रैटेजी है, आप मतलब उसको फॉलो करें। नहीं, मगर अब इसमें मसला ये है कि उन्होंने बजट दिया,
बजट आईएमएफ के साथ शेयर किया। आईएमएफ अगर पहले $6 अरब का कह रहा था, फिर कह रहा था कि करेंसी मार्केट में मैनिपुलेशन ना करें। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसे ही नहीं हमारे पास, डॉलर्स है ही नहीं, तो हम करेंसी मार्केट में क्या मैनिपुलेशन करेंगे, सिर्फ मार्केट रेट ही है। साथ में अगर $6 अरब का इंतजाम हो भी जाए और चीन $2 अरब दे भी दे, मगर अब तो वाजे लग रहा है कि आईएमएफ ने और कंडीशंस लगा दी हैं उस नवे रिव्यू के लिए जो बहुत पहले हो जाना था। तो वो गलत तो नहीं कह रहे हैं कि आईएमएफ का रवैया इंतहा ज़्यादा सख्त हो गया? शादी भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएमएफ का रवैया आसान है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुश्किल हालात होते हैं, हमको काम इन्हीं हालात में करना होता है। अब दुनिया आसान नहीं कर देती आपको। अगर ये हम नवंबर में कर लेते तो वो पहले 3 महीने का रिव्यू देखते, रिजल्ट्स देखते। लेकिन क्योंकि अब आप 12 महीने पे खड़े हैं तो वो 12 महीने का रिव्यू देखेंगे, और जाहिर है कि आपका अगला बजट आया तो वो भी देखेगा। अब अगला बजट पे वो क्या देख रहा है, उसने कहा था आपको अगर 9800 बिलियन रुपीस जमा करें, आपने कहा मैं 9200 बिलियन करता हूँ। एक ये मिसाल के तौर पे फ़र्क है। उसके बाद वो 9200 पे भी उसको एतबार नहीं है कि ये पैसे जमा हो जाएंगे, 30% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा इसी उसमें, क्योंकि आपने थोड़ी सी और टैक्स, जिसको वो कहते हैं, आपने जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स दिखाएं। उसके बाद उनका ये ख्याल था कि आपको थोड़ा सा बिस और बढ़ा सकते थे आप, वो आपने नहीं बढ़ाया। और फिर उसका उनका कुछ रिजर्वेशंस हैं अबाउट पावर सब्सिडीज एंड ऑल दैट, जो हमेशा होती हैं, लेकिन उसको आप फिर डील करते हैं। वैसे मगर डील कैसे करें, क्योंकि इस मामले में तो जो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टर साहब को, वो तो आपके वाले बजट की वजह से कि आपने जो बजट दिया वो बड़ा अनरियलिस्टिक था। आपने जो खसारे का टारगेट किया उससे कोई 2,2500 अरब रुपए ज़्यादा खसारा किया। आपने 3,900 अरब रुपए डेट सर्विसिंग के लिए रखे कि हम सूद की मद में देंगे, वो कोई 5,300 अरब रुपए होने जा रहे हैं। तो वो तो आपका बजट था जिसकी वजह से उनके क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आया। तो वो तो आपका मसला है, उनका नहीं है। नहीं, इस वक्त तो डार साहब भी वज़ीर ख़जाना है ना। मेरा मसला और डार साहब का मसला, असल में तो मसला पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का है। मतलब आज आप वज़ीर ख़जाना होते हैं तो बजट की सूरत हाल तो आप यही होती है ना, सूद हम इतना ही दे रहे होते हैं। गुजारिश ये है कि अगर मैं वज़ीर ख़जाना होता तो अक्टूबर नवंबर में ये तो रिव्यू हो चुका ना भाई। मैं अप्रैल में जब आया था तो इससे बुरा हाल था। 70 रुपये डीजल पे और 40 रुपये पेट्रोल पे इमरान खान नुकसान करवा के गए थे महीने का, रोज़ का, मतलब 1 लीटर का। आपको महीने का 110 अरब रुपए का नुकसान था। हम 2 महीने के अंदर हमने आईएमएफ में बजट पेश करा, आईएमएफ से बात करी, थोड़े बहुत चेंजेस करे, और हमने एसएलए किया। उसके बाद जब 4 बिलियन इन्होंने मांगे तो हमने 7 बिलियन के कमिटमेंट ला के दिए इनको। वज़ीर आज़म साहब ने खुद इसको इंटरवेंशन किया, सऊदी से बात करी, उनके फरमानवा से, वो जो कतर के हैं, दूसरी जगह से कमिटमेंट उन्होंने आपके ज़माने में कर दी थी, पैसे नहीं आ रहे थे। डॉक्टर साहब ये भी कहते थे कि पैसे कहाँ हैं, फिर कमिटमेंट तो दे दी थी, पैसे कहाँ थे भाई। उसके बाद जब आपने डॉलर का रोक के रखा 230 का, जब आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ गया तो कौन इन्वेस्ट करेगा? आप भी तो सोचे ना। मतलब आपने अक्टूबर से क्यों एक्सपोर्ट कम हो गई, सितंबर तक एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही थी, अक्टूबर से क्यों रेमिटेंस अचानक डिप हो गई? आप जब 30-30, 40-40 रुपए का एकदम फ़र्क कर लेते हैं और आप इस पर अड़ जाते हैं, 2 महीने फरवरी तक क्यों नहीं आया IMF आई? क्योंकि आपने जाके बैठ के रह गया, नहीं मैं 229 रुपए का डॉलर रखूंगा। आपने ये भी नहीं देखा कि यार अगर आप डॉलर सस्ता करेंगे तो सब्सिडाइज आप पेट्रोल दे रहे हैं, आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। पिछले साल आपका इंपोर्ट $80 बिलियन का था, उसके बाद फिर आप रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट पर लगा रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं ना कि ये रैशनल पॉलिसी नहीं है कि एक तरफ आप इंपोर्ट पर सब्सिडिशन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो लकी आदमी इंपोर्ट कर रहा है उसको आप सस्ता डॉलर दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि जिसको सस्ता डॉलर मिलता है, मिसाल के तौर पे घी तेल वाले बहुत पैसे कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं कि जिसकी इंपोर्ट हो जाती है वो रिप्लेसमेंट वैल्यू पे बेच रहा होता है। अब फिर अचानक आप देखें 285 से 300 गया था, फिर 285 पे आया है। अब वो मार्केट जो 317 की थी वो कम हो गई। तो दुनिया जब ये देखती है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक एक दिन में 2-2 वाइड मूवमेंट हो रही थी आपके जमाने में, बिल्कुल हो रही, 240 तक जाता था, 217 पर आया। आपके जमाने में भी इसी तरीके से वाइड रोज की मूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन किसी ने उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं की है। ये फर्क होता है ना कि वी ऑब्वियसली आई वांटेड के डॉलर नीचे आ जाए। इंटरवेंशन करने के माँ पैसे ही नहीं है। जब आपने नहीं, जब 229 का रखा था तो आपने रखा हुआ था ना कि आपने बैंकों को कहा था कि इसके ऊपर नहीं बेचना खरीदना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखें इसके अंदर अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ एकामात थे, मटेरियल इंटरवेंशन नहीं थी, डॉलर नहीं फेंके थे, बाकी एकामात। मैं आप ये जरूर कह सकते हैं कि IMF बहुत टफ है। मैं भी सीरियसली मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल होती थी। मुझे पता है, मैं और फाइनेंस सेक्रेटरी सारा दिन बैठ के ये बात होते थे कि यार कोई बात नहीं समझ रहे और कोई बात नहीं समझते थे, ठीक है। और हम सारी रात बैठ के इनसे जूम मीटिंगों पर बहस मुबाहिसा करते थे। ईद के दिन मुझे याद है कि पावर सेक्रेटरी ने बेचारे ने दफ्तर खोला था और वो क्या क्या बहस कर रहा था, हमको ये इतना सब याद है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना भाई। आप यहाँ पे 24 करोड़ का मुल्क जो है उसको आप बोल रहे हैं कोई एक आप दिन बोल रहे हैं मेरे पास प्लान भी है। कौन सा प्लान भी होता है इस दुनिया के अंदर जहाँ पे पूरी दुनिया का मालियाती इदारा जो है वो IMF, ये तो ऑब्वियस है कि प्लान भी नहीं है। एक दिन आपकी वज़ीर आके बोलती है प्लान भी नहीं है, गवर्नर आपके बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग इफ नॉट अ पोलाइट वे ऑफ डिफॉल्ट? मुझे बताइए कोई सिल्वर लाइनिंग है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज सारी बातें करने के बाद कहा 30 जून तक अच्छी खबर मिलेगी। चीन को बात समझ में आ गई है। चीन अगर $2 अरब दे दे तो IMF का एक और एतराज़ है, वो बजट के ऊपर है कि अपने बजट सही तरीके से करें। मगर एतराज़ के साथ IMF कह रहा है कि पार्लियामेंट से मंजूरी से पहले हम साथ काम करने को तैयार हैं। इस बजट को $2 अरब आ जाएं तो इस बजट को भी इस तरीके से किया जा सकता है कि अभी भी जून के खत्म होने से पहले हमारी भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है।
आप ये चाहें तो चेंज कर सकते हैं ना बजट में। तो मतलब ये कि बजट जो अभी हुकूमत ने दिया है तो पास भी नहीं हुआ है, आप इसके अंदर जो इस्लाहात जो है वो बैठ के कर लें। आपने मिसाल के तौर पर लिखा है कि 2,900 अरब रुपया आपको वो आएंगे नॉन टैक्स इनकम, जिसके अंदर कुछ लेवी के पैसे होते हैं और कुछ स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स होते हैं। वो समझाना कितनी बड़ी बात होती है। अगर वो IMF समझ जाता है तो मसला खत्म है, नहीं समझता है तो फिर आप उसके अंदर देख लेंगे क्या वैलिड ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। मतलब ये चीज़ें तो होती हैं। 9,800 अरब रुपए कैसे करें? उन्हें तो 9,200 पे भरोसा नहीं है कि आप कर पाएंगे, और ज़ाहिर पिछले साल का टारगेट नहीं पूरा हुआ है और टारगेट उससे भी ऊपर रख दिया 28-29%। देखिए ये बड़े मुश्किल वक्त हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें कुछ ना कुछ टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपने अगर 9,800 अरब रुपया भी आपसे जमा नहीं हो सकता है, 9,200 अरब रुपया भी जमा नहीं हो सकता, तो फिर 14,500 रुपया क्यों खर्च कर रहे हो? और इसमें मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ कि 700 अरब रुपये या 7,400 अरब रुपये तो सूद के देने हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और फाइनेंस मिनिस्टर के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसे तो सूद में चले जाते हैं, उसका तो कसूर नहीं है उनका। अब ये कि ओवर द लास्ट 75 ईयर्स वी हैव नेवर लिव्ड विद इन आवर मीन्स। अगर अब जाकर आप अपने उसमें तो कम से कम प्लानिंग तो शुरू करें कि आप अपने मीन्स में रहें, आप चादर देख के पैर फैलाएं। अगर 14,500 अरब रुपया ही खर्च करना है तो फिर थोड़ा सा टैक्स जमा करो। सब और सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पे नहीं, मूडीज रिपोर्ट पे कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए अगले साल के लिए इंतजामात की बात की है वो हो ही नहीं पाएंगे। ना यूरो बॉन्ड्स हो सकते हैं, ना कमर्शियल बैंक से वो पैसे मिलेंगे। इस साल भी नहीं मिले, इस साल भी यूरो बॉन्ड नहीं किया। तो एक्सटर्नल फ्रंट पर भी बहुत बड़े खतरात हैं जो कि पाकिस्तान पर मंडला रहे हैं, और अगला IMF प्रोग्राम हो नहीं पाएगा जब तक कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन के बाद निगोसिएशन में बड़ा टाइम लगेंगे। श्रीलंका को बड़ा टाइम लगा है अपना नया प्रोग्राम करने के लिए। तो हम जा कहाँ रहे, किस तरफ रहे? देखिए जो भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है उसको जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बेसिकली उसकी सिंपैथी ख़त्म हो जाती है, वो पनिश करते हैं। इसलिए मैं हमेशा से डिफ़ॉल्ट या रीस्ट्रक्चरिंग के ख़िलाफ़ हूँ। और आपको पता है ये बात कि और मईशतदान भी कहते थे कि हमको रीस्ट्रक्चर करना है, मैं कहा बिल्कुल नहीं करना। अभी भी कह रहे हैं बहुत सारे, बिल्कुल आप अभी भी कह रहे हैं कि रीस्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, बायलैटरल भी ना करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि देखें अगर कोई आपको वो माफ़ कर देता है ठीक है खुद से तो वो बड़ी अच्छी बात है, या आपको नई ग्रांट दे देता है तो बिल्कुल करें। लेकिन अब जिस दिन आप रीस्ट्रक्चर करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप एक मुल्क से कहते हैं तो मुल्क दूसरा कहेगा कि भाई मैं कर रहा हूँ अकेला, तो उनको भी बोलो वो करें। आपको ये लगता है कि सिर्फ चीन जो है वो पैसे कम कर देगा और हम पेरिस क्लब के पैसे नहीं कम करवाएंगे? मतलब ये तो आज तक चीन ने नहीं किया। अगर ये कर दे तो कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए, बड़ी बात है। लेकिन ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक मुल्क ने कर दिया और दूसरे मुल्कों के करने के बगैर। अब इसके अंदर आप ये देखें कि आपके पास इतना फॉरेन लोन नहीं है। 95 अरब रुपए का, बिलियन डॉलर्स का ही फॉरेन लोन है। इसमें हम दे नहीं पा रहे, लेकिन इतना नहीं है। हमारी 300 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। अगर 2-3 साल, अगर 1 साल रीस्ट्रक्चरिंग करते रहे, डिफ़ॉल्ट करते रहे, उसमें अगर 5-6% की भी GDP के लॉस हो जाता है तो 18-20 बिलियन डॉलर्स निकल जाते हैं। आप क्या हेयर कट ले लेंगे? आधे पे तो आप हेयर कट ले भी नहीं सकते। 7 बिलियन का आपका कमर्शियल डेट है, इस वक्त वो 3.5 बिलियन का बिक रहा है। मिसाल के तौर पर 3.5 से कम बिलियन की इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है कमर्शियल डेट की। अब तो जाहिर है कि ना यूरो बॉन्ड मिल सकता है, ना रियल कमर्शियल रेट मिल सकती है। आपको इस वक्त सीरियसली मैं आपको बताऊं, ये कन्फ्यूजन छोड़ देना चाहिए। अब अगर ये अल्लाह करे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी फ़ोन करा है, इन्होंने बड़ी कोशिश करी है। ये जो कभी कभी बात आ जाती है वजारत ख़जाना से कि हमको IMF की ज़रूरत नहीं है, इनको पता है कि इनको IMF की ज़रूरत है और IMF के बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो मतलब एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यू हैव टू ब्रिंग IMF। आज नहीं लेकर आएंगे तो बाद में लेकर आएंगे। श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया, उसके बाद भी IMF के बाद ही रिवाइव हुआ है ना। ये गाना डिफ़ॉल्ट करेगा तो IMF के थ्रू रिवाइव होगा ना। ये इतना आसान तो नहीं होता है। तो उस रास्ते पे क्यों जा रहे हो भाई? तो आप एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं कि IMF के एतराज़ात दुरुस्त हैं कि बजट अनरियल है, डोमेस्टिक साइड पर भी और एक्सटर्नल साइड पर भी, कि ये खसारा भी डोमेस्टिक साइड पर भी ज़्यादा होगा और ज़ाहिर उसका असर वैसे एक्सटर्नल साइड पर होता है, उसमें भी ज़्यादा होगा, उसके अरेंजमेंट भी नहीं हो पाएंगे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि IMF के एतराज़ात रियल हों या नहीं रियल हों, उसको आप छोड़ दें। IMF के एतराज़ात हैं और आपकी बका नहीं है IMF के बगैर, तो इस वक्त इसको आप डील करें। ठीक है, ये मत सोचें कि यार ये चीज़ मुश्किल है। डील कर रहे हैं मगर एक गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। वही मैं आपसे बात करता हूँ ना कि कभी रिवर्स स्विंग हो जाती है, कभी सीधी स्विंग हो जाती है। बॉल मुश्किल होती है लेकिन बैटिंग तीसरी दफा तशबीह दी अपने आप। मैं बिल्कुल खुदा ना खास्ता, मेरा तो आइडल था ज़हीर अब्बास ग्रोइंग अप। मतलब ये बिल्कुल तशबीह कीजिए। ये आपको शौक है ये बात करने का। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, मैं सीरियस बताऊँ, देखें मेरा तो ज़िंदगी भर पाकिस्तान में निकली, मेरी हर चीज़ यहाँ पर है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी इस मुल्क में अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होगा। अब भी बच सकता है, लेकिन IMF को लेकर आएँ, IMF के साथ बैठें। और अगर चीन ये बात समझ गया है तो फिर चीन 2 बिलियन दे सकता है। और चीन, देयर आर अदर वेज आल्सो, एंड पीपल अंडरस्टैंड दिस कि यार यू हैव टू रियली गो फॉर इट। क्योंकि अब ये बात होना शुरू हो गई है और रिपोर्ट होना शुरू हो गई है कि इम्कानात ख़त्म हो गए। आप कह रहे हैं इम्कानात ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी IMF का नवा रिव्यू हो सकता है।
मैं कह रहा हूँ चले IMF का नवा रिव्यू 1 सेकंड के लिए समझ नहीं होता है, फिर भी अभी तो 3-4 महीने हैं ना, खुदा ना खास्ता में ऐसा तो नहीं है कि कल ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आप फ़ौरन दूसरा शुरू कर दें प्रोग्राम, मतलब और लेकिन वो प्रोग्राम भी आप शुरू करेंगे तो वो IMF ये तो कहेगा ना कि यार प्राइमरी सरप्लस तो होना चाहिए। प्राइमरी सरप्लस आपने दिखाया 375 अरब रुपए का, वो कहता है 525 का दिखाओ, लेकिन वो कहता है कि जब 375 का दिखाने जाओगे जब होगा उस सूरत में कि आपने 9200 अरब रुपए जमा किया है, वो उस बात को नहीं मान रहा है, कुछ अखराजात कम कर दे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। हम फंस जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी अगले काम अब ये हुकूमत नहीं कर सकती। अगर करना होता इन्होंने तो ये ऐसा बजट ना देते, टैक्स रिफॉर्म्स कर देते, जो कि IMF कह रहा है कि आपने मौका गंवा दिया है कि टैक्स रिफॉर्म्स करने का, टैक्स नेट को एक्सपैंड करने के लिए इकदाम कर दिए, नहीं किया ना इन्होंने बजट में, तो इसका मतलब है नए प्रोग्राम जो कि और ज़्यादा सख्त होगा वो नहीं होगा। अगर ये नहीं करेंगे और पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप आने जा रहा है उसके बाद नई गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान तो शदीद फिर मसाइल में जा रहा है अगर ये नवा रिव्यू नहीं होता। देखिए ना, अगर ये हुकूमत जाती है तो केयर टेकर को फिर पहले दिन IMF से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो IMF से प्रोग्राम करेगा, वो बात कर सकते हैं आप उसके अंदर, मतलब पता नहीं क्या कर सकते हैं, उसमें टैक्स वैक्स बढ़ा दें, उसके बाद नई हुकूमत आएगी, IMF 3 महीने की केयर टेकर से वो साइन नहीं करता जो मैंने सुना है, लेकिन इतनी इमरजेंसी होगी तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हो सकती है। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि देखें, अगर आप ये टाइट कर देते हैं, चलो ये करते हैं या नहीं करते, बजट को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, थोड़ा सा, मैं मिसाल के तौर पर आपने PHDP में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं, आप थोड़ा सूबों को भी बोले कि ADPs कम करें, वो पैसे आप थोड़े से बचाएं, मतलब दिस इज़, आई अंडरस्टैंड कि मतलब आप इलेक्शन ईयर है, लेकिन मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो आप दिखाएं ना सीरियसनेस कि यार नहीं IMF को चाहिए हमें, तो हो जाएगा मामला ठीक। भाई मेरे पास चॉइस ही क्या है, मेरे पास ये बात एक मरतबा हमें तो पता है हमारे पास चॉइस नहीं है, ये मैट्रिक का इम्तिहान है, ये आपको पास करना है, पता है हमारे पास चॉइस नहीं है, वहाँ से उम्मीद है या नहीं है, क्योंकि अगर IMF डार साहब से नाराज़ हो और डार साहब IMF से नाराज़ हो, इस सब में मसला ये है कि IMF डार साहब की नाराज़गी अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते IMF की नाराज़गी अफोर्ड, तो प्रॉब्लम इज़ देयर कि वो हो जाएगा नहीं होगा। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पर्चा अगर मुश्किल भी है तो मेहनत करके पढ़ो और भाई पास करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप पढ़ें, मेहनत करें और पास करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो भी है कर लें, क्योंकि अगर आपने इस साल भी फेल करा है तो अगले साल तो करना ही पड़ेगा आपको, इसके बगैर तो आप कॉलेज नहीं जा सकते, ये तो 10वीं का इम्तिहान है, तो पास करें, आप लेके बैठे हुए हैं इसको। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि अभी भी IMF ही आखिरी उम्मीद है, इस किस्म के बयानात भी नहीं देने चाहिए। देखते हैं कि जो जून के आखिर तक खुशखबरी की बात कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना, वो मटेरियलाइज़ होती है नहीं होती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे आम पर बात करेंगे। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत में गुजरात के साहिली अजला से टकरा गया है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के ज़ेर असर 7 से 10 फीट तक लहरें बुलंद होने का इम्कान है। गुजरात के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। गुजरात में समुद्री तूफान टकराने का अमल आधी रात तक जारी रहेगा और कल भी वहां तेज़ बारिशों का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान में तूफान कराची से तो नहीं टकराया, लेकिन आज पूरा दिन कराची में बारिश होती रही। कल भी बारिश जारी रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात गए लैंडफॉल का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तूफान के असरात पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर नजर आ रहे हैं। केटी बंदर में मूसलाधार बारिश होती रही और साहिली इलाके तेज आंधी की जद में हैं। तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों से 73,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान के मुताबिक तूफान भारत में गुजरात से टकरा गया है, मगर पाकिस्तान से अभी फासले पर है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो आज रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर लैंडफॉल करे। समंदर में तुग़यानी रह सकती है, इसलिए अवाम खुद को महफूज रखें। केटी बंदर के अतराफ में जो इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिद्दीकी से। कराची के साहिल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास आलम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले शाहिद सिद्दीकी साहब आपसे, ज़ाहिर आपने मेहनत से इस पूरे हफ्ते इसको कवर किया है, इस सारे के सारे तूफ़ान के मामले को। इस वक्त क्या सूरत हाल है हवाओं के हवाले से, इसके अलावा बारिश की क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो तेज़ हवाओं के झक्कड़ जो है वो चल रहे हैं, जबकि जो सुबह से लेकर शाम तक जो है मुसलसल वक्फे के साथ जो है कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इस वक्त बारिश मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त यहाँ पर जो मैं गाड़ो शहर में मौजूद हूँ, यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे से जो है लाइट जो है वो बंद है। कई जो है बिजली के जो पोल्स हैं वो गिर गए हैं। और यही सूरत हाल आज हमने केटी बंदर में देखी कि जब हम वहाँ मौजूद थे तो उस वक्त समंदर में शदीद मद्दोजज़र के नतीजे में जो माहीगिरों ने अपनी कश्तियाँ साहिल के किनारे खड़ी की थी, तो उनमें जो छोटी कश्तियाँ थी उनको उस मद्दोजज़र के नतीजे में शदीद नुकसान पहुँचा। बाज़ कश्तियाँ जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई, जबकि जो साहिल के किनारे बिजली के पोल लगे हुए थे वो भी गिर गए। बाज़ दुकानों की जो छतें थी वो भी उड़ गई।
लेकिन इस वक्त जो है वो वहाँ पर सिर्फ तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। समंदर के अंदर जो है मद्दोजर दिन की हैसियत इस वक्त जो है कम नज़र आ रहा है। और जब हम यह बात करें कि वहाँ पे लोगों की नकल मकानी के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ केटी बंदर और उससे जो मुल्का इलाके थे वहाँ से 23,000 अफराद को पाक फ़ौज ने मुतल्लिका इदारों के साथ जो है रेस्क्यू करके 11 रिलीफ कैंपों में रखा और उनमें से बाज़ जो है दीगर शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। यहाँ में गाड़ो शहर में एक रिलीफ कैंप था गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। जब हम 2 दिन पहले वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ जो मुतासरीन थे उन्होंने मुज़र सेहत पानी की फराहमी, 2 दिन से खाना ना मिलने और बिजली समेत जो है सेहत की सहूलत ना होने की शिकायत की थी। और जब जियो न्यूज़ पर यह ख़बर नशर हुई तो आज जब हमने वहाँ का विज़िट किया है तो हमने देखा कि इंतज़ामिया हरकत में आ गई थी। वहाँ लोगों को जो है साफ़ पानी भी फराहम किया जा रहा था, उनको खाना भी दिया जा रहा था, जबकि उसी रिलीफ कैंप के अंदर एक मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया है और वहाँ जो मौजूद मुतासरीन हैं वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे थे। अच्छा, मैं वकास, ज़ाहिर कराची में आज सारा दिन तेज़ हवाएं चलती रहीं मगर बारिश कहीं बहुत तेज़ नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिशें ज़रूर हुई। इस वक्त आप सी व्यू पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी शाहज़ेब, सी व्यू के मकाम पर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है और मौसम की सूरत हाल ये है कि हवा जो है वो दोपहर के मुकाबले में अब जो है वो ज़रा मामूल पे आई है। हवा का जो है वो दबाव उतना तेज़ नहीं है जितना वो दोपहर को था। अलबत्ता वक्फे से जो है वो कहीं पर बूंदाबांदी हुई, कहीं पर बारिश जो है उस हिसाब से नहीं हुई आज पूरा दिन। दूसरी जगह इब्राहिम हैदरी में हमने देखा था कि तमाम कश्तियाँ जो हैं वो उन्होंने लंगर अंदाज कर दी थी और कई फीट तक पानी जो है वो ऊपर आ गया था। पानी में महकमा मौसमियात के मुताबिक आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अपडेटेड वो ये कि महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदर में जो है वो तुग़यानी मौजूद है। चूँकि कराची से कोई 240 किलोमीटर के करीब ही साइक्लोन है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ख़तरा कम ज़रूर हुआ है, टला नहीं है, इसलिए शहरियों को अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं और साथ ही मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कराची के पहले मेयर भी बन गए हैं। लेकिन जमात इस्लामी ने मुर्तज़ा वहाब के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया है। आज आर्ट्स काउंसिल कराची में होने वाली पोलिंग में मुर्तज़ा वहाब को 367 में से 173 वोट मिले, जिनमें पीपल्स पार्टी के अपने 155 वोट थे, जबकि नून लीग के 14 और JUIF के 4 यूसी चेयरमैन ने मुर्तज़ा वहाब को वोट दिया। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान 160 वोट हासिल कर सके और वो 13 वोटों से शिकस्त खा गए। हाफिज़ नईमुर रहमान को मिलने वाले 160 वोटों में से जमात इस्लामी के अपने 130 वोट थे, जबकि तहरीक इंसाफ के 62 में से 30 अरकान ने हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट दिया, जबकि PTI के 31 अरकान गैर हाजिर रहे। जबकि इतलात के मुताबिक PTI के फिरदौस शमीम नकवी ने आर्ट्स काउंसिल में मौजूदगी के बावजूद वोट कास्ट नहीं किया और TLP का वाहिद रुकन भी वोटिंग के लिए नहीं आया। यूं मुर्तज़ा वहाब 4 साल के लिए कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के ही सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने भी 173 वोट हासिल किए, जबकि उनके बदले मुकाबिल जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैफुद्दीन को 160 वोट मिले। मगर इस दौरान आर्ट्स काउंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों में तसादुम हुआ। पहले एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिर दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। पथराव होता रहा, फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मुश्तइल कारकुनों के पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। तहम पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ देर बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया। लेकिन जमात इस्लामी ने मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया है और कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार और कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि गायब किए गए 31 लोगों के बगैर मेयर का इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। जब ये लोग आएंगे तो देखेंगे कि ऐवान अदालत और सड़क पर क्या हिकमत अमली अपनानी है। 192 हमारे और PTI के और 173 पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में, वो लापता हैं, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते। 31 लोग जो गायब किए गए हैं उसके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं। जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी।
मुर्जा वहाब मेयर तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उनके लिए 6 महीने में किसी यूनियन कमेटी से इलेक्शन लड़कर सिटी काउंसिल का रुकन मुंतखब होना जरूरी है, वरना वो मेयर कराची नहीं रहेंगे। सिंध हुकूमत ने हाल ही में बल्दियाती एक्ट में तरमीम की थी, जिसके तहत गैर मुंतखब शख्स भी मेयर या डिप्टी मेयर मुंतखब हो सकता है, लेकिन उसे 6 महीने में काउंसिल का रुकन मुंतखब करना लाजमी है। जमात इस्लामी ने यह तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई है, और अगर अदालत इस तरमीम को कलअदम करार देती है तो फिर मुर्जा वहाब मेयर नहीं रहेंगे। बहरहाल आज मुर्जा वहाब मेयर कराची का इंतखाब जीत चुके हैं और अब सिर्फ हल्फ लेना बाकी रह गया है। बात करेंगे खुद नौ मुंतखब मेयर कराची, मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, आप मेयर कराची मुंतखब हुए हैं। आप गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में आए थे और आपने कहा था कि आप फेयर एंड स्क्वायर जीतेंगे, मगर जमात इस्लामी का एतराज़ है कि 29 लोग आए नहीं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी आपके इंतखाब को कलअदम करार देने का कहा है कि जबरी तौर पर एलीट फोर्स के जरिए 29 मेंबरान KMC काउंसिल को अगवा किया गया, जिस तरीके से आपको जितवाया गया। देखिए शाहिद, जिनको इल्ज़ाम लगाना होता है वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर ये चीज़ शो होती है कि जमात इस्लामी शायद अभी भी सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करना चाहती है। ये जो उन्होंने बात की कि PTI के साथ हमने जोर ज़बरदस्ती की, अगर हमें जोर ज़बरदस्ती करना होती तो 3 अरकान काउंसिल जो कि जेल में थे वो तो हमारी कस्टडी में थे। अगर हम चाहते तो हम उनको पेश नहीं करते, या अगर हम चाहते तो उनको टॉर्चर करते या कोई गैर कानूनी चीज उनके साथ करते ताकि वो वोट ना दे पाते। हम उन तीनों अफराद को काउंसिल में लेकर आए। उन 3 अफराद में से 2 अफराद ने हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट दिया, जमात इस्लामी को वोट दिया, और फिरदौस शमीम नकवी साहब जो एक ऑनरेबल मेंबर थे उन्होंने डिक्लाइन किया कि वो काउंसिल की मेंबरशिप नहीं लेना चाहेंगे। तो सब वो इसलिए कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मौक़िफ़ दिया अपना कि क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन के अफसर ने कहा था कि अगर आपने वोट डाला तो आप बतौर MPA डी-सीट हो जाएंगे, तो वो MPA रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। मगर इनको तो पेश करने का के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं था ना, तो जो नहीं करना था उस पर सवाल उठ रहा है कि 29 लोग कहाँ गुम हो गए, कहाँ चले गए? आज आप रिपोर्टर को कह रहे थे कि मेरी जेब में तो नहीं है, मगर है कहाँ वो? शाहिद, मैं कैसे कह सकता हूँ वो कहाँ है? मुझे बताइए ना कि कोई आ जाए सामने। अभी उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कल एक वीडियो ट्वीट की, किसी को अगवा कर लिया गया। वो बंदा खुद वोट डालने के लिए जमात इस्लामी के लिए आया है। अगर हमें किसी के साथ खुदा ना खास्ता कार्रवाई करना होती तो हम कार्रवाई तो और लोगों के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हम बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। जो मैंने मीडिया के थ्रू सुना है, मेरे पास जो मालूमात है वो मालूमात ये कहती हैं कि PTI के अंदर एक बड़ा मेजर डिसेंट था जो जमात इस्लामी के हक में नहीं था, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब के हक में नहीं था। वो ये समझता था कि मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और शायद ये वजह बनी कि उन लोगों ने मगर मुर्जा साहब, तहरीक इंसाफ की कराची में सारी सियासत MQM और पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो हाफिज नईमुर रहमान साहब के इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का मेयर बनने दे दिया, और वो गायब हैं, सामने भी नहीं आ रहे, सामने आके भी बोल देते, सामने आके भी नहीं बोल रहे हैं, गायब हुए हैं। तो ये बात नहीं समझ में आ रही। नहीं शाहिद, मैंने टीवी पे बल्कि आपके टेलीविजन चैनल पे वीडियो देखी थी, शो करती, वीडियो आ गई है, वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। आज आ जाते हैं, वो कहते थे हमने नहीं देना इनको वोट, वो खुद गायब हुए हैं, बस वीडियोस आ रही हैं। शाहिद, आपका रिपोर्टर वहां पर गया था, आपका रिपोर्टर से पूछ सकता है, मैं तो उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ, और मैं इसको कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सबसे आसान तरीका है ना कि आपको किसी भी तरीके से अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कराना है तो आप इस तरह की बात कर लें। तो आप शायद मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाले, मैंने 15 जनवरी से पहले भी ये कहा था कि हाफिज नईमुर रहमान साहब आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ। इसके बाद मुझे धांधली हुई और की बात करेंगे। इनका प्रॉब्लम ये है, मैं समझता हूँ हमें माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। मगर उनकी एक और बात में वजन उसका जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक शख्स जिसने पूरी कैंपेन की हो वो फिर बाकायदा तौर पर बल्दियाती इंतखाबात लड़े, उसकी पूरी कैंपेन करे, जीत जाए, और उसके बाद वो पार्टी के कहने पर वोटिंग देने ना आए तो वो डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगा उसके ऊपर 2013 के कानून के तहत, और वो डी-सीट हो जाएगा। तो वो क्यों करेगा ये सब चीज़ें? 29 लोग एक साथ क्यों करेंगे ये सब? अच्छा, इसमें दो बड़ी अहम चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि डिफेक्शन क्लॉज किस तरह लगेगा, उसका पैरामीटर क्या है, इसके ऊपर बहस करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्लियामानी पार्टी बननी है वो भी देखने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक पार्लियामानी पार्टी बनी है या नहीं बनी?
तीसरी चीज ये देखिए, कोई भी बड़ी सियासी जमात जो है ना, वो वोट अपने लिए लेती है, वो आवाम के पास जाती है कि भाई मुझे इलेक्ट करो, मैं मेयर बनूंगा और मेयर बनने के बाद आपके मसाइल हल करूंगा। वो कभी अपना वोट किसी और की झोली में डालती नहीं है, स्पेशली उस सियासी जमात को जिसको वो अपना हरीफ समझती है। पीटीआई और जमात इस्लामी के अंदर एक चीज मुश्तरक है कि आप समझ सकते हैं, जो कराची का जो समझ ले अर्बनाइज सेटल्ड एरिया है, वहां से 2018 से पहले एमक्यूएम वोट ले रही थी, 2018 में पीटीआई वहां पर आ गई और अब वो वोट पीटीआई का शिफ्ट होके इट हैज गॉन टुवर्ड्स जमात इस्लामी। दे आर डायरेक्ट अपोनेंट्स। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी का अपोनेंट हूँ, मैं उस अपोनेंट को क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा? मेरे लिए पॉलिटिकली वो साजगार नहीं हो सकता। एक और अब जो तलवार देखिए, एक तो जमात इस्लामी ने एक आपका इंतखाब इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया है, मगर एक तरमीम जिसके नतीजे में आप मेयर बने हैं, क्योंकि आपने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, मगर एक नॉन इलेक्टेड भी मेयर बन सकता है, वो मई में तरमीम की गई। उन्होंने उस तरमीम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अगर वो फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आप मेयर नहीं रहेंगे, आपको वैसे भी 6 माह में। आपने क्यों नहीं इलेक्शन लड़ लिया था? शादिब, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप वही कानून लोग अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज था, और जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ओहदा है, हालांकि मैंने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कोई तनख्वाह, कोई मरात नहीं ली थी केएमसी से, लेकिन उस कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी ओहदे पर हैं तो 6 महीने तक आप उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए 15 जनवरी को जब इलेक्शन था तो मैं उस वक्त क्वालिफाई नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज मेंशन इन द लॉ। अच्छा, मगर अब उससे मसला ये हो गया ना कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना है, उसको चैलेंज किया है, फैसला आपके खिलाफ आ गया, आप मेयर नहीं रहेंगे। शादिब, अगेन विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, देखिए चीजों को इतने शॉर्ट टर्म विजन के साथ नहीं देखनी चाहिए। पूरे सिंध के अंदर 25 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस कानून से फायदा लेते हुए अपने आप को मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन इलेक्ट कराया, और सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, पीटीआई के भी लोग हैं। कराची शहर में पीटीआई का सदर टाउन से जो चेयरमैन मुंतखब हुआ है ना, वो दैट इज ही इज आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ दिस लॉ। बट चूंकि नईम उर रहमान साहब को शायद एक मुर्तबा फोबिया हो गया, पीपल्स पार्टी फोबिया हो गया, तो वो सिर्फ ये बात कहते 25 लोग हैं, 25 लोग। और मुर्तज़ा साहब, आपको ये एहसास है कि आपने जितने भी प्रॉमिसेस किए हैं, जाहिर है लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है कि आप डिलीवर करेंगे, तो फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप ना ये कह सकते हैं कि जी मेरी ना सूबे में हुकूमत नहीं थी, मेरी वफाक में हुकूमत नहीं थी, मुझे ताउन नहीं मिलता था, मेरे पास इख्तियार नहीं था। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा आपके पास, इसलिए फेलियर एक ऑप्शन नहीं होगा आपके लिए। मैं शाज़ेब बरमला आपको कहता हूं, मैं कमिटेड हूं। जो मैंने वादा किया है, जो मेरी पार्टी ने ऐलान किया है, उसको फुलफिल करूंगा। लेकिन मैं एक चीज बार बार कहना चाहूंगा, देखिए हम सबको अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। अगर हम कानूनी फैसलों के अंदर रुकावटें क्रिएट करेंगे तो हमेशा गवर्नेंस इम्पीड होगी। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि गैर यकीनी की जो सूरत हाल होती है वो ना इकॉनमी के लिए अच्छी होती है, ना पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए अच्छी होती है। मैं चाहूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूं, पॉजिटिव काम करें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, नेगेटिविटी को तर्क करें और अपने शहर की आवाम की खिदमत कर सकें, और फिर आवाम फैसला करेगी। लेकिन कराची शहर के अंदर 25 टाउन में पीटीआई भी कुछ टाउन जीती है, जमात इस्लामी भी जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है। हम तीनों सियासी जमातों को मुकम्मल मौका हासिल होगा कि हम अपने आवाम की खिदमत करें, मसाइल हल करें, और फिर आवाम फैसला करेगी कि वो किसका इंतखाब करते हैं। तो मैं समझता हूँ हम सबको फोकस ये करना चाहिए कि जो कराची में लोग बसते हैं उनकी खिदमत करें, और यक आवाज होकर जो कराची के इशूज उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मैं अपना किरदार अदा करूंगा और हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। मेरी पार्टी यही चाहती है, लेकिन यही बात जमात इस्लामी को भी समझने की जरूरत है कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। किसी एक शख्स की साथ कराची से बढ़कर नहीं है, किसी एक शख्स का मेयर होना कराची शहर की आवाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। शुरू में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।